फ्रेंड्स मैं बता दूं काफ़ी एफर्ट लग रहे हैं ये लॉन्ग वीडियोस को बनाने में, शूट करने में, एडिट करके अपलोड करने में। तो आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो लाइक भी ज़रूर करिए वीडियोस को और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। तो पूरा वीडियो देखना, काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं एक रिकैप करवा दूं आप लोगों को कि लास्ट जो आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं इस कोर्स के, उसमें हमने सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट का एक ओवरव्यू लिया, आपको पूरा डैशबोर्ड के बारे में बताया। फिर फ्लिपकार्ट का टियरिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने बताया। फिर आपकी जो दिक्कत होती है कि हम क्या प्रोडक्ट सेल करें और क्या नहीं करें वो बताया आपको, क्या बेचने चाहिए प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट आपको सेल करने चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट सेल नहीं करने चाहिए, किस बेसिस पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। तो उस जो वीडियोस हैं मुझे लगता है आपको देख के पूरा समझ आ गया होगा उन टॉपिक्स को देख के कि किस तरीके के प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, और होपफुली आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपके पास प्रोडक्ट भी है और आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर ली है कि किस तरीके से वर्किंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, कैसे आपको आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी है, किस तरीके से आप एक अच्छी हाई विजिबिलिटी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी आपने लास्ट के कुछ वीडियोस में देख लिया होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है। उसके बाद का प्रोसेस है कि आपको ऑर्डर आएगा। तो जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आपकी जो लिस्टिंग की इन्वेंट्री है, बेसिकली इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है वो कम होगा। ठीक है, और आपकी वेयरहाउस का स्टॉक भी कम होगा। तो अब उसका सिंक्रोनाइजेशन या उसको कैसे आप मैच कर सकते हैं या आपको कैसे मैच करना है और नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। तो बेसिकली हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ शिपिंग परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे और ये कैसे इंटर रिलेटेड है और इनको कैसे बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, बट आप ये पूरा टॉपिक ज़रूर पूरा देखना, आपको कुछ कुछ एक बेनिफिशियल इंसाइट इस वीडियो से, इस टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जैसे हमारी ये सारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अभी लाइव है। ठीक है, इस अकाउंट पे एक डेमो अकाउंट है ये, तो 18 लिस्टिंग्स इस पे लाइव है अभी। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग का प्राइस आ गया और यहाँ पे स्टॉक आ गया। ठीक है, एक तरीका तो सिंपल ये है, अगर आपके पास ये इन्वेंट्री में इसके 40 पीसेस ही पड़े हैं तो आप यहाँ पे ये पेंसिल दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको 40 करेंगे, 50 है और इस पर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये आ गया अपडेट सक्सेसफुल। अब इसका स्टॉक अपडेट कर दिया। ऐसे ही जिस भी लिस्टिंग का आपको स्टॉक कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही बिगनर सेलर्स है उनके लिए बात बता रहा हूँ, आपको लगेगा ये तो आपको आता ही है, पर बिगनर्स भी ये कोर्स को देख रहे हैं इसलिए उनको बता रहा हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये जब, या ये मान के चलिए इसी लीजिए, ये जब जैसे पिंक कलर का बैग पैक है, मैं आपको वेबसाइट पे भी बता दूँ, इस तरीके का स्कूल बैग टाइप हाई क्वालिटी स्कूल बैग है। ठीक है, अब जब ये सेल होगा, अभी इसका 40 स्टॉक कर दिया हमने, हमारे वेयरहाउस में भी 40, जब भी ये सेल होगा तो जैसे 1 यूनिट सेल हुआ तो ये अपने आप यहाँ से फ्लिपकार्ट का सिस्टम इसको 39 कर देगा। ठीक है, फिर एक सेल हुआ, अपने आप इसको 38 कर देगा, फिर 2 सेल हुए, 38 से 36 कर देगा। मतलब क्या है कि जब जब ये बिकेगा तो वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट की तो ये इन्वेंट्री अपने आप कम करता जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए इसके 50 थी, 50 से 40 यूनिट हो गए, कम हो गया ये, मतलब इसके 10 पीस बिक गए। अब 10 पीस बिक गए तो 10 पीसेस में से मान के चलिए 2 पीस हमारे रिटर्न आ गए। एक कस्टमर ने रिटर्न कर दिया और दूसरा आप मान के चलिए कि वो RTO कुरियर रिटर्न हो गया या डिलीवर नहीं हो पाया किस वजह से, तो वो रिटर्न आ गया। ठीक है, तो अब ये 40 तो हो गए, अब 10 बिके हमारे, 2 रिटर्न आ गए, 8 डिलीवर हो गए, तो 8 तो सेल हो गए। अब जो वापस आए वो प्रोडक्ट, और हमने उनको ओपन करके देखा तो वो बिल्कुल सही थे प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब वो वापस आए तो वो इन्वेंट्री में अपने आप ऐड नहीं होंगे, मतलब फ्लिपकार्ट ऐड नहीं करेगा ना, उनका ऐसा कोई प्रोसेस है कि रिटर्न डिलीवर्ड होते ही ऐड कर दे। क्यों? क्योंकि क्या पता वो रिटर्न ख़राब होते। तो जब तक हम उसको चेक नहीं कर दें तो हम ही जज कर सकते हैं, मतलब सेलर ही जज कर सकता है कि वो इन्वेंट्री में ऐड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। अगर हमारे 2 और ऐड आए हैं, जैसे हमारे 40 थे, 2 वापस आ गए और दोनों सेलेबल कंडीशन में जिनको हम वापस पैक करके भेज सकते हैं, तो हमें यहाँ पे मैनुअली 42 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है हम यहाँ से 42 कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करके आप ये जो यहाँ पे भी आपका आता है, ये देखिए इन्वेंट्री डिटेल में आएगा स्टॉक, यहाँ पे भी आप इसको
40, 42 जो भी आपका स्टॉक करके एडिट करके सबमिट करेंगे तो ये आपकी इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में इन्वेंट्री और आपके वेबसाइट पे इन्वेंट्री मैच करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक वेबसाइट पे आप काम करेंगे ना तो जब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जो भी रिटर्न आते हैं आप कर देते हैं। पर जनरली सेलर्स क्या करते हैं, एक पोर्टल पे काम नहीं करते। मान के चलिए जैसे यही प्रोडक्ट हो गया जिसके 100 पीसेज है। ठीक है, इसके पास वेयर हाउस में मान के चलिए 100 ही पीस है, या आपके पास 100 ही पीस पड़े हैं। आपने क्या करा, 100 फ्लिपकार्ट पे डाल दिए, 100 ही अमेज़ॉन पे डाल दिए। अब जब भी जहाँ से भी ऑर्डर आया तो वहाँ कम होगा, अमेज़ॉन से कम आया, अमेज़ॉन पे 5 ऑर्डर भी गए तो वहाँ 95 हो जाएगा, बट यहाँ 100 ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे भी मैनुअली 100 करना पड़ेगा। इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। इसे इन्वेंट्री मैचिंग आपको रखनी पड़ती। अब जब ये ज़्यादा स्टॉक है, जब दिक्कत नहीं आएगी, आप सोचोगे क्या है 50-50 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है, इसी स्टॉक का फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ 5 ही पीस बचे हुए। ठीक है, अब आपने ये 5 अमेज़ॉन पे भी डाल रखे हैं, ये 5 फ्लिपकार्ट पे भी डाल रखे हैं। बाय चांस कोई सेल चली और आपके जल्दी अब इसमें 4 बिक गए, अब आपके पास 1 ही बचा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, 1 कर दिया यहाँ पे, आपने सोचा इन्वेंट्री मैनेज। अब गलती से वहाँ अमेज़ॉन पे आप भूल गए और अमेज़ॉन पे डले हुए थे 5, वहाँ पे भी 1 बिक गया। आपने जो 1 बचा हुआ था वो वहाँ भेज दिया। अब आपकी होगी इन्वेंट्री 0। और ऐसे भी होता है सेम टाइम पे उसी दिन, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली सेलर करता नहीं है, जनरली नहीं करता, तो सेम डे अमेज़ॉन पे भी 1 ऑर्डर आ गया, फ्लिपकार्ट पे भी हो गया। बहुत बार ऐसा होता है। अब आपके पास यहाँ पे स्टॉक है नहीं क्योंकि आपने ये जो 1 बचा था ये अमेज़ॉन पे भेज दिया था। अब आप क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको 0 कर देना है। अगर यहाँ पे 1 डला हुआ है, 5 डला हुआ है, अगर स्टॉक नहीं है तो 0 कर दो। दूसरा, ऑर्डर आ गया है तो आपको प्रोसेस करना है, कैंसिल नहीं करना। पहले भी बता चुका हूँ, कैंसिलेशन इज़ अ क्राइम इन ऑनलाइन बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज, पाप है ये, क्राइम है। ठीक है, तो कैंसिलेशन नहीं करना। पिंक का ऑर्डर आया है, जैसे पिंक बैग है, इसमें छोटा साइज़ पड़ा है, भेज दीजिए। साइजेस नहीं है, पिंक है, रेड भेज दीजिए। मिलता जुलता मरून भेज दीजिए, कोई भी भेज दीजिए। भेजना तो पड़ेगा आपको, डार्क पिंक भेज दीजिए, लाइट पिंक भेज दीजिए, पिंक नहीं है तो रेड भेज दीजिए, भेजिए। कैंसिलेशन मत करना, पूरे अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी और एक पीस की पेनल्टी बचाने के कारण आप पूरे मंथ की सेल को हैम्पर कर दोगे, दिक्कत में डाल दोगे, इसलिए वो मत करना। ठीक है, तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको रेगुलर हम यही सजेस्ट करते हैं, एटलीस्ट आप वीक में 2 बार आपकी इन्वेंट्री, वेयर हाउस की इन्वेंट्री और जो फिजिकल इन्वेंट्री और ऑनलाइन इन्वेंट्री, इनको मैच करिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई कि हमने भाई यहाँ पे इनको मैच करके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वापस ये डाल देता हूँ 50। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और होती है कि हमने इन्वेंट्री डाल दी, फिर हमारा ऑर्डर आ गए। ठीक है, इन्वेंट्री हमने कर दी, ऑर्डर आ गए। ठीक है, ऑर्डर आया और मैंने आपको बताया था आरटीडी ब्रीच क्या होता है। ऑर्डर आया तो प्रोसेस कैसे करते हैं, एक बार हम वापस एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे ये बहुत इजी है। ऑर्डर कैसे, ऑर्डर आता है तो जब हम एक्टिव ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ हमें दिख जाएंगे पेंडिंग लेवल से ना, यहाँ पे दिख जाएंगे कितने, जैसे 1 लिखा है, 1 ऑर्डर है, उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके ये जनरेट लेवल है ना, ये भी इनएक्टिव बता रहा है क्योंकि ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जनरेट लेवल पे क्लिक करते ही आपको एक लेबल डाउनलोड हो जाएगा और आपका ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पेंडिंग आरटीडी में। पेंडिंग आरटीडी में आते ही आपको वापस उसको सेलेक्ट करना है और उसको डाल देना है हैंडओवर टैब में। ठीक है, हैंडओवर में डालते ही आपका काम ख़त्म। बस फिर आपको पैक करना है उस ऑर्डर को और आपके ऑफिस में, वेयर हाउस में रख लेना है। अपने आप फ्लिपकार्ट या ई कार्ट जो भी आपका लॉजिस्टिक पार्टनर है वो आएगा, वो लेके जाएगा और यहाँ से वो अपने आप हैंडओवर से मूव होके इन ट्रांजिट में ऑर्डर आ जाएगा। और इन ट्रांजिट से जब डिलीवर हो जाता है तो अपने आप यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर्स में आ जाएगा, जैसे कि ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग का। अब ऑर्डर प्रोसेस करते हुए आपको आरटीडी रेडी टू डिस्पैच एक टाइम मिलेगा आपको, उस पर ही आपको डिस्पैच करना है ऑर्डर। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए, अब जब आप लिस्टिंग करते हैं और जब बेसिक डिटेल डालते हैं तो यहाँ पे एडिट लिस्टिंग में जाके, ये देखिए एडिट लिस्टिंग में जाके एक चीज़ बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये देखिए फुलफिलमेंट बाय में आप डालते हैं कि कौन इसे पैक कर रहा है, आपने सेलर डाल दिया। फिर प्रोक्योरमेंट टाइप, ये चीज़ पूछता है, ये इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है, इन स्टॉक और एक्सप्रेस। ठीक है, इन स्टॉक्स में क्या है कि इन स्टॉक का मतलब है कि हमारे ये स्टॉक में है, और इन स्टॉक करते ही यहाँ पे पूछता है प्रोक्योरमेंट ऐसे ले, मतलब कि आप हमारी स्टॉक में हैं। ठीक है, हमने बता दिया है। अब फ्लिपकार्ट बोल रहा है ठीक है आप कितना टाइम लोगे इसको पैक करने में,
सबका तो नहीं, कईयों का बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, कईयों का जैसे वेयर हाउस कहीं सिटी के बाहर भी होता है या कहीं मेन ऑफिस से दूर रहता है, ऐसे एग्जांपल हो गए। या फिर कोई ऐसे भी होते हैं मैन्युफैक्चरर जिनके पास रेडी स्टॉक नहीं होता है, जैसे कि कोई टी शर्ट का मैन्युफैक्चरर है जिसके पास कपड़ा है, कटिंग वटिंग हुई भी है, अब उसने बना के नहीं रखा हुआ कि एस का ऑर्डर आएगा, एम का आएगा, एल का आएगा। इस तरीके से भी कई ऑपरेट करते हैं कि एक्सेल का आया, 24 घंटे में उसको बनवाया, फिर डिस्पैच करा, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए। या कोई दूसरा प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम होता है उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सेलर हैं जिसको टाइम चाहिए मतलब जान करके मत लेना, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि आपको एक दिन लगेगा ही लगेगा, तो आप इन स्टॉक डालना और यहाँ पे एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन डाल सकते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा। अब जब भी ऑर्डर आएगा, अब आपने अगर 2 डेज डाला तो जब भी ऑर्डर आएगा आपको एटलीस्ट 48 आवर्स मिलेंगे ऑर्डर प्रोसेस करने में, मतलब RTD मार्क करने के लिए जिस समय भी ऑर्डर आया। फॉर एग्जांपल 1 जून को आपको ऑर्डर आया तो आपको 3 जून को इसको शिप करना पड़ेगा। अगर आपने 2 लिखा है यहाँ पे तो इन स्टॉक करके, अगर 1 लिखा है तो आपको पूरा कितने 24 आवर्स मिलेंगे जब भी ऑर्डर आएगा, एक दिन पूरा मिलेगा। बट अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो आपको इन स्टॉक नहीं एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेस का ऑप्शन है, एक्सप्रेस सेलेक्ट करना। अपने आप ही 1 डे की जगह क्या आ गया यहाँ पे 1 HR मतलब 1 आवर। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 12 बजे का रेडी टू डिस्पैच टाइम है RTD टाइम, तो 11 बजे तक जो भी ऑर्डर आएंगे उस दिन वो आपको 12 बजे तक पैक करके रेडी रखने हैं। मे बी पिकअप वाला शायद 2 बजे आए, 1 बजे आए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको RTD से पेंडिंग ऑर्डर से उसको हैंडओवर में जो मूव करते हैं हम, मतलब जो सिस्टम में ऑर्डर प्रोसेस और शेड्यूल करते हैं, वो आपको 1 घंटे में करना है, मतलब 12 बजे तक करना है या उससे पहले करना है, ठीक है। अब 12 बजे आपका टाइम है, आपने एक्सप्रेस कर रखा है, कोई ऑर्डर 12:30 बजे आया, फॉर एग्जांपल 12:30 पे कोई ऑर्डर आया, तो आपको ऐसे नहीं कि उसको 1:30 तक प्रोसेस करना है, ऐसा नहीं। फ्लिपकार्ट ने एक लिमिट बना रखी है कि इस समय तक ही ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे होगी, ठीक है। तो कोई ऑर्डर फॉर एग्जांपल 12:30 आया तो आपको फिर नेक्स्ट डे उसे 12 o'clock तक रेडी करना है। ये होता है एक्सप्रेस का मामला। बट जो भी मॉर्निंग के ऑर्डर्स हुए, मतलब कोई 6 बजे ऑर्डर आया, 7 बजे ऑर्डर आया, 8 बजे कोई ऑर्डर आया, 9 बजे आया, वो सारे सुबह के ऑर्डर दिन के 12 बजे तक आपको रेडी करने हैं, सिस्टम में शेड्यूल करने हैं। नहीं करा तो RTD ब्रीच लगेगा। ब्रीच गलती से भी नहीं लगाना है क्योंकि वो हमारे टियरिंग सिस्टम को डाउन करेगा, ठीक है। अब आप तो एक्सप्रेस करने से और क्या फ़ायदा है, आप जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब सेलर जल्दी उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है। सेलर जल्दी प्रोसेस कर रहा है, मतलब वैसे तो आप पूरा एक दिन ले रहे थे, यहाँ आपने हो सकता है सुबह 9 बजे ऑर्डर आया, आपने 2 घंटे में डिस्पैच करवा दिया उसको पैक करके, तो सेम डे डिस्पैच हो गया, सेम डे निकल गया, तो कस्टमर को भी एक दिन जल्दी मिल गया, ठीक है। कस्टमर को जल्दी मिलेगा तो वही अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस होगा, वो खुश होगा, जल्दी माल आ गया, सबको पसंद है। आप भी आज कहीं से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, जितना प्रोडक्ट जल्दी आता है, मतलब आपको इंतज़ार रहता है, जो भी ऑर्डर करता है उसको इंतज़ार रहता है यार कि जल्दी से आए, क्योंकि आप फ़ोटो देख के ऑर्डर करते हो, एक क्यूरियोसिटी होती है माइंड में, एक मन में वो इच्छा होती है कि यार जल्दी से आके देखें, अच्छा है, बेकार है, बहुत अच्छा है ना। तो वो वेट करता है हमेशा बायर कि जल्द से जल्द आए, अगर उसने मतलब एक अच्छा करेक्ट ऑर्डर है तो, ठीक है, और जल्दी पहुंचता है प्रोडक्ट को, और जल्दी पहुंचता है उसके पास ऑर्डर या जो भी प्रोडक्ट मंगाया है, और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है बायर का, उससे वो रिटर्न नहीं करता, साथ ही साथ कई बार पॉजिटिव रिव्यू भी डाल देता है, तो इम्पैक्ट अच्छा बढ़ता है। तो फ्लिपकार्ट ने रूल बना रखा है, रूल तो मतलब बोल रखा है सेलर को कि आप एक्सप्रेस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सप्रेस जब आप करके, करना कैसे है, वही सेम सिस्टम है, एक्सप्रेस करा 1 अपने आप आ जाएगा, सबमिट करा, अभी लिस्टिंग एक्सप्रेस हो गई। एक्सप्रेस करते ही आपको क्या है कि आप जैसे नए सेलर हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 महीने का, बहुत पुराने सेलर्स हैं और अगर आपने लिस्टिंग्स को एक्सप्रेस कर रखा है तो आपको F Assured बैच मिल जाता है। F Assured बैच क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये बैच आ रहा है, ये होता है F Assured बैच, ठीक है। अब इसमें लिखा आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर F Assured, वो अभी देख लेते हैं, बाकी मैं आपको वेबसाइट पे बताता हूँ F Assured बैच होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हैंड बैग्स, ये देखिए ये ब्रांड है, ये बैग है, ये देखिए F Assured, ये एक ट्रस्ट बैज है, मतलब एक ऐसा बैज दिया हुआ है, एक ऐसा टैग टाइप दिया हुआ है फ्लिपकार्ट ने कि F Assured है। F Assured क्या है, अब जैसे हम इस पर क्लिक करके
अब जहाँ पे इस पर आप क्लिक करोगे ना तो इन्होंने बता रखा है क्या है एफ एश्योर्ड, सील ऑफ क्वालिटी एंड स्पीड, 6 क्वालिटी चेक्स, यू गेट एग्जैक्टली वॉट यू ऑर्डर्ड, और फास्ट एंड फ्री शिपिंग, लैक्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर्ड विद इन 2 to 4 days एंड फ्री डिलीवरी। ठीक है, तो एफ एश्योर्ड मतलब कस्टमर के माइंड में क्या है मैं बता दूं। कस्टमर के माइंड में एफ एश्योर्ड मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, फ्लिपकार्ट की तरफ से आ रहा है, चेक होके आ रहा है अच्छे से, क्वालिटी, भले ही वो 6 क्वालिटी चेक नहीं होता हो, ये लिखा है ना इसमें 6 क्वालिटी चेक्स, ऐसा कोई क्वालिटी चेक्स मतलब बोलते हैं ये होता है, या मे बी बैक एंड पे ई कार्ट लॉजिस्टिक कभी करता हो, पर नहीं करता है बेसिकली, हमको मालूम है, आप लोगों को भी पता ही होगा। बट कस्टमर सोचता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रस्ट है, तो इस बैच के कारण भी आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपके कन्वर्जन भी ज़्यादा होगा, कन्वर्जन मतलब सेल ज़्यादा होगी। अब ये एफ एश्योर्ड किसी पे नहीं है, ठीक है, जैसे मैं बताऊँ एक कोई प्रोडक्ट हो गया, जैसे टॉप पेजेस पे आते हैं ना, वो तो ज़्यादातर एफ एश्योर्ड ही होते हैं एडवर्टाइजमेंट के अलावा, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, शायद इस पर नहीं दिख रहा है इस पर एफ एश्योर्ड, ठीक है, इस पर नहीं है एफ एश्योर्ड, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट हो गया, दूसरा इसी के जैसा ये एक एफ एश्योर्ड हो गया। तो आपको मतलब कस्टमर, अगर एज ए कस्टमर सोचें तो आप इसको ज़्यादा खरीदने के लिए मतलब कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ यार ये अच्छा आएगा, इसको खरीद लेते, तो उससे आपकी सेल बढ़ेगी, सेल से आपके ऑर्डर, बिजनेस सब बढ़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ सिर्फ शिपिंग में कैसे इंटर रिलेटेड है वो मैं बता रहा हूँ। शिपिंग में आपने क्या एक्सप्रेस सेलेक्ट करा, एक्सप्रेस से फ्लिपकार्ट भी खुश हुआ, आपको उससे एफ एश्योर्ड बैच दिया, एफ एश्योर्ड बैच से कस्टमर को कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस से उसने बाइंग बढ़ाई, आपके लिस्टिंग पे वो विज़िट करा, उसने उसको ख़रीदा और प्रोडक्ट जल्दी पहुंचा तो उसने रिटर्न भी नहीं करा, साथ ही साथ अच्छा उसको लगा, आपने क्वालिटी अच्छी करी, जल्दी मिला तो उसने आपके रिव्यू भी अच्छा डाल दिया। मतलब समझ लें एक पूरी चेन है कि एक चेन है और वो फॉलो होता जा रही है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सेलर पे, उसकी लिस्टिंग पे, उस पर बिजनेस पे हो रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेस। तो हम हाईली सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है तो कभी भी इन स्टॉक मत करना, इसको एक्सप्रेस ही करना, और यहाँ पे एक आ रहा है उसको सबमिट करवा देना 1 आवर में, जो भी आपका डिस्पैच टाइम में करना, बट RTT ब्रीच मत होने देना। जब भी ऑर्डर आए एक्सप्रेस वाला या जो भी आपका टाइम है, हैंडओवर से पेंडिंग लेवल से आपको हैंडओवर में मूव करवाना है, उसको टाइमली पैक और डिस्पैच करना है। ठीक है, तो एफ एश्योर्ड जनरली नए सेलर्स को जब वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी लिस्टिंग्स को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लिस्टिंग्स को एक्सप्रेस कर दें और उसको टाइमली शिप करते हैं बिना कैंसिलेशन और बिना RTT ब्रीच के, तो उन्हें एफ एश्योर्ड मिल जाता है। बट एफ एश्योर्ड मिलने के बाद अगर वो गलती करते हैं तो एफ एश्योर्ड फ्लिपकार्ट छीन भी लेता है। कैसे, सामने एग्जांपल है, ये जो सेलर है इन्होंने बंद कर दिया है कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से, तो मे बी इनके ब्रीच लगे होंगे। तो ये देखिए आप, इसमें लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर एफ एश्योर्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बता रहा है एफ एश्योर्ड लिस्टिंग हैव 30% हायर कन्वर्जन देन अदर लिस्टिंग। मतलब अगर आपके एफ एश्योर्ड लगा है तो चांसेस है 30% की ज़्यादा बिकेंगे आपके बिना एफ एश्योर्ड वाली लिस्टिंग से। ठीक है, अब इसमें लिखा है योर लिस्टिंग डज नॉट क्वालिफाई फॉर एफ एश्योर्ड व्यू परफॉर्मेंस। देखें भाई क्यों एफ एश्योर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं RTT ब्रीच, लास्ट 90 डेज RTT ब्रीच कितना है, ये कह रहे हैं 1% से कम होना चाहिए, इस सेलर के 40%। समझ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं मतलब इसकी तो इमरजेंसी हमें पता है, ये डेमो अकाउंट हमने इसीलिए लिया हुआ है, बट कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं सेलर की गलती भी होती है। हम सोचते हैं ना यार फ्लिपकार्ट ऑर्डर नहीं दे रहा या हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमें खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद की छानबीन करनी चाहिए कि यार हमसे क्या दिक्कत हो रही है, ना कि हमें ब्लेम गेम खेलना चाहिए कि यार ऑनलाइन बिजनेस ही ख़राब है या फ्लिपकार्ट वेबसाइट ही ख़राब है या अमेज़ॉन ख़राब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद का देखिए, दूसरे कर रहे हैं, दूसरे सेलर्स अच्छी सक्सेस कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो RTT ब्रीच गलती से भी नहीं होना, 40% तो मतलब एक मैं कहूँगा क्राइम ही है, उससे भी ज़्यादा ही है, अकाउंट इसमें सस्पेंड भी हो जाता है जनरली। तो वही है, एफ एश्योर्ड बैच के लिए आपको टाइमली एक तो एक्सप्रेस मार्क करना है, दूसरा आपको टाइमली RTT में मार्क करना है, उसको हैंडओवर करना है प्रॉपरली, और उसको जब भी आपके लिस्टिंग में एफ एश्योर्ड आए इसको ऑप्ट इन कर लेना है। इसको एक तरीका होता है, यहाँ सेटिंग में जाके आप ये जैसे यहाँ मैनेज प्रोफाइल में आता है एफ एश्योर्ड का, उसमें क्लिक करेंगे तो सारी आपकी लिस्टिंग में लग जाएगा जब भी आपका एफ एश्योर्ड एलिजिबल होगा अकाउंट पे। ठीक है,
तो अगर आप नए सेलर हैं और फ्लिपकार्ट पे आपको मैंने बता दिया टियरिंग सिस्टम को करना है फोकस, वो करा, उसका ही एक पार्ट है ये, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेस में डालनी है आपकी सारी लिस्टिंग और जल्द से जल्द अचीव करना है एफ एश्योर्ड बैच। अपने आप आ जाएगा 1 महीने में, 1 से 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे, 1 महीने में आ जाता है। आजकल फ्लिपकार्ट जल्दी दे देता है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, नो RTD ब्रीच, 0 कैंसिलेशन, तो आपको एफ एश्योर्ड मिल जाएगा और आपकी सेल और कन्वर्जन और ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। काफ़ी सेलर स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट या फिर पेड एड्स या फिर फ्लिपकार्ट एड्स सुनते ही एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर लेते हैं कि इसमें तो ज़बरदस्ती का खर्चा होगा और ये उतना नहीं है, हमें तो ऑर्गेनिक ग्रोथ ही चाहिए। इस तरीके का परसेप्शन काफ़ी सेलर में बना हुआ है और आप ये डिफरेंट वीडियोस भी इससे रिलेटेड आप यूट्यूब या अदर पोर्टल पे देख सकते हैं। बट क्या सच है, क्या सेलर्स को स्पॉन्सर्ड एड करना चाहिए या नहीं चाहिए और कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, एक मीडियम स्केल न्यू सेलर को या फिर एक पुराने सेलर को कितना करना चाहिए, वो सारे आपके जो भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर मैं करने की पूरा ट्राई करूँगा। और मुझे काफ़ी विश्वास है कि मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन डाउट रिलेटेड है स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वो इस वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा भी कैसे स्पॉन्सर्ड एड्स करने चाहिए जिससे बेस्ट आप रिजल्ट जनरेट कर सकें, ठीक है। तो स्क्रीन की तरफ चल सकते हैं, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं मैंने फ्लिपकार्ट ओपन करा हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे हमने टाइप करा, कोई भी हम प्रोडक्ट टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स ले लेते हैं और टी शर्ट में हम लिखते हैं ब्लैक टी शर्ट, ठीक है। स्पेसिफिक चलते हैं हम, ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन, ओके। तो ये हमने सर्च करा, आप देख सकते हैं। अब देखिए आप स्क्रीन पे ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन लिखा और काफ़ी सारी ब्लैक टी शर्ट्स आ गई हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हमें फर्स्ट पेजेस पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने सर्च करा तो फ्लिपकार्ट ने, ये मैं लैपटॉप में ऑपरेट कर रहा हूँ तो मोबाइल में इस तरीके के पेजेस शो नहीं करता है वो, पर कंटिन्यूस ब्राउज स्क्रीन ही चलता रहता है। तो आप यहाँ लैपटॉप में क्लियर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पेजेस पे 40 रिज़ल्ट हमें शो कर रहा है और टोटल लिस्टिंग कितनी है 18,636। सिर्फ ब्लैक टी शर्ट्स फॉर मैन लिखने से हमारे पास 18,600 रिज़ल्ट आ जाते हैं। मतलब इतने सारे में अगर आप ब्लैक टी शर्ट्स सेल कर रहे हैं तो आपकी इतनी लिस्टिंग से कंपटीशन है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये हो गया फर्स्ट पेज, इस पे भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। एज अ कस्टमर देखिएगा, मेरे को कोई फर्स्ट पेज पे समझ नहीं आया तो मैं सेकंड पेज पे चल जाऊँगा। सेकंड पेज पे भी मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखेंगे, होपफुली मुझे समझ आ ही जाएगा। अगर मुझे सीरियसली कुछ अच्छा लेना है तो शायद नहीं आया, हम समझ लेते हैं कि भाई सेकंड पेज पे भी नहीं आया तो मैं थर्ड पेज पे आ जाऊँगा। थर्ड भी मैंने अच्छे से ब्राउज़ कर लिया, मुझे तो आ ही जाएगा। मुझे तो अभी तक काफ़ी सारे इसमें पसंद आ ही रहे हैं तो मैं इस तरीके के प्रोडक्ट कुछ ना कुछ शायद मैं ऐड टू कार्ट कर लूँ, बट मैं मान रहा हूँ कि मुझे इसमें से भी पसंद नहीं आया तो मैं फोर्थ पेज पे आ गया। फोर्थ पेज पे आते ही ये समझ लीजिए मैंने 160 प्रोडक्ट्स अराउंड मेरे सामने लिस्टेड हो गए हैं। मतलब इतने मैंने देख चुका हूँ अभी तक और अभी तक भी मुझे कोई समझ नहीं आया हो। तो ऐसा बहुत कम होता है, बट हम एक और चांस लेते हैं कि अभी मुझे समझ, अब मेरे को इस पर्टिकुलर पेज पे आ गया हूँ मैं, फिफ्थ पेज पे, और ये मान के चल रहा हूँ कि अब तो मुझे कुछ पसंद आ ही गया। और जैसे कि मुझे समझ लीजिए ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यहाँ पे दिख गया है, ये अच्छा इसका पैटर्न है और ये मुझे समझ आ गया है। मतलब मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लूँगा, खोलूँगा मैं इसको एक, और इसके रिव्यूज़ भी ठीक हैं, प्राइस तो बहुत ही अच्छी है, तो इसको एज अ बायर मुझे समझ आ गया तो मैं इसे ऐड टू कार्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आप समझिए बताना क्या जा रहा हूँ मैं है कि 18,000 में से मैंने 200 देख लिए और 200 भी मुझे देख के ऐसा लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा ही देख लिया। मुझे तो पहले 100 में ही समझ आ रहा था, तो हमने मैक्सिमम लेके चला कि कोई बायर कोई बहुत ही ज़्यादा चूज़ी टाइप बायर है जिसको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वो 200 प्रोडक्ट तक उसको पसंद आ ही जाएगा। तो 200 प्रोडक्ट में समझिए सिर्फ कौन से पेजेस पे हैं हम, अभी हम 5th पेज पे हैं। तो टॉप 5 में ऑलमोस्ट 80% बायर या उससे ज़्यादा बायर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब बाकी के सेलर का क्या, बाकी के ये तो हमारे 200 ही प्रोडक्ट हुए, अभी तो इसमें 18,500 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, इनका क्या
क्या इनका बिजनेस नहीं होगा या होता नहीं है? होता होगा और होगा। तो उसका क्या तरीका है, ये जो बायर, ये जो सेलर्स के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जो 6th पेज पे प्रोडक्ट हैं, ये तो मतलब आप ब्राउज करते करते थक जाओगे। ये 10th पेजेस पे देखिए, मतलब ऐसे नहीं कि बेकार प्रोडक्ट है, आगे भी अच्छे प्रोडक्ट है, बट कस्टमर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर, मेजॉरिटी 80% कस्टमर शायद ही 5th पेज के बाद जाता होगा। अब मान के चलिए कि ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए पैक ऑफ 2 है और इसने प्राइस, फ़ोटोज़ भी अच्छी है, प्राइस रेंज भी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है, सेलर ने अच्छा क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, लिस्टिंग अच्छी से कर दी, सब अच्छे से कर दिया, बट इसकी सेल कैसे होगी, क्योंकि कस्टमर यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये नया सेलर है, तो वैसी इसकी विजिबिलिटी पीछे है। अब इसको आगे आने का सिर्फ एक ही एक तरीका है, जल्दी से आगे आने का। या तो एक तरीका तो है कि इंतज़ार करे, आराम से बैठा रहे, 100 में से शायद कोई 2-4 बायर आ जाएं जो इसके प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें और वो उनमें से शायद एक कोई ख़रीद ले। तो ऐसे एक एक करके वो 2-3-4 महीने 6 महीने रुके और तब इंतज़ार करे कि इसकी धीरे धीरे रेटिंग बढ़े। ऐसे भी होता है, बट ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। स्लो मतलब स्लो भी है और फिर ये प्रोसेस में सक्सेस रेट भी बहुत कम है। ऑर्गेनिक में कि आप 100% बैठे रहें कि मैंने प्रोडक्ट डाल दी, अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर दी, अब अपने आप कस्टमर आएगा, मैं कोई मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करूँगा, मैं कहीं एफर्ट नहीं करूँगा। तो अभी के टाइम पे आपको सक्सेस को या इस प्रोडक्ट को जज करने में ही आपको टाइम लग जाएगा कि ये मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। कोई भी बिज़नेस में जितना जल्दी हमें पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट रखना चाहिए या निकालना चाहिए, उतना बढ़िया है आपके लिए। कि अच्छे प्रोडक्ट को ऐड करते जाइए और ख़राब प्रोडक्ट को अपने कैटलॉग या बिज़नेस से हटाते जाइए, उतनी जल्दी आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, बट एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने 3 महीने में तो हमें पता लग जाए ना। तो वो ऑर्गेनिकली बहुत मुश्किल है पॉसिबल होना। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्यों मुश्किल है? क्योंकि जब से कोविड हुआ है, कोरोना वायरस जब से आया है, तो उसने मतलब ऑनलाइन बिजनेस में तो बूम तो करा ही है, ऑनलाइन बिजनेस को बूम करा है, सबको खरीदना सिखा दिया। साथ ही साथ जो भी ऑफलाइन सेलर्स, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर तक सब ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल के बैठ गए हैं। उसके कारण यहाँ पे कोविड के बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। और ख़ासकर ये जो कॉमन कैटेगरीज हैं, फैशन, एक्सेसरीज, होम एंड किचन, ब्यूटी प्रोडक्ट, इन सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। तो आप समझिए कि अब कॉम्पिटिटिव हो गया मार्केट बहुत ज़्यादा। तो स्पॉन्सर्ड ऐड आपको करना ही पड़ेगा। क्यों, कैसे करना पड़ेगा? यही प्रोडक्ट की एग्जाम, अब मान के चलो यार 10वें पेज पे ये शो हो रहा है, ये कहाँ पे 10वें पेज पे शो हो रहा है, इसको आना है 1st पेज पे। तो अगर ये एडवर्टाइजमेंट करता है तो ये 1st पेज पे आ सकता है, 1st पेज पे आ सकता है या फिर 2nd पेज पे, कुल मिला के आगे के पेजेस पे आ सकता है, ठीक है। जैसे हम 2nd पेज की बात चल रही है, 2nd पेज पे ये देखिए 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको। ये एड, AD लिखा हुआ है, ये होता है ऐड, ये पेड ऐड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये भी AD लिखा हुआ है, ये भी पेड ऐड है, ये ऑर्गेनिक से, ठीक है, बट ये पेड है। अब इसकी लिस्टिंग खोल के देखते हैं। अब ये देखिए इसके रेटिंग रिव्यू हैं, फिर भी ये ऐड कर रहा है। मतलब ये देखिए कि ऐड इतना मैंडेटरी है कि आपको आगे आने में भी हेल्प करता है, प्लस आपकी आगे के पेजेस पे आपकी लिस्टिंग आ गई तो ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपसे रोज़ ही कंपटीशन बढ़ रहा है। आज आप अच्छा बेच रहे हो अपनी कैटेगरी में, टॉप सेलर हो सकता है 10 दिन बाद कोई दूसरा आ जाए, आपको बीट कर दे, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर आ जाए, सेम क्वालिटी आपसे 100 रुपये सस्ती दे दे, फिर फ्लिपकार्ट उसको आगे लाएगा ही। तो आपकी पोजीशन, अगर आप आगे आ गए हैं, अगर आप पुराने सेलर, आपने एक पोजीशन अच्छी बना ली है टॉप के 5 पेजेस पे, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको स्पॉन्सर्ड एड्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम पे तो नीड ऑफ द आवर है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इससे बच नहीं सकते, इसको पूरा अवॉइड नहीं कर सकते। इसको पूरा अवॉइड करेंगे तो आपके बिजनेस का ही नुकसान करेंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए कि ये स्पॉन्सर्ड एड्स है। फिर हम नीचे देखते हैं, जहाँ पे भी आपको ये AD दिखे ना, तो आपको समझ जाइए, छोटा सा ही लिखते हैं जिससे सेलर को पता लग जाए कि हाँ भाई ये कस्टमर इतना नोट भी नहीं करता है कई बार। कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म कस्टमर है तो वो समझता है कि ये, वरना उसको क्या है कि इसके बीच में अच्छा ये दिखा, ये पैटर्न उसको अच्छा लगा, क्लिक करेगा, वो क्लिक करेगा, प्राइस ठीक लगी, सेलेक्ट करेगा, ख़रीद लेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर वो वाला जो 10th पेज पे प्रोडक्ट आता वो स्पॉन्सर्ड एड चलाएगा जब भी, अब कॉम्बो अच्छा है, प्राइस अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है उसका, तो वो ये वाला प्रोडक्ट
फॉर एग्जांपल, तो ये आगे के पेजेस पे आएगा, आगे के पेज पे आएगा तो बिक जाएगा और अच्छा इस पर बिजनेस भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी बढ़िया लिस्टिंग है। वैसे इस पर रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो ये मतलब अच्छा खासा पुराना सेलर होगा। यहाँ से आप सेलर का, किसी भी सेलर को देखना चाहिए, नया है पुराना है देख सकते हैं। वैसे ये तो नया ही सेलर है 7 मंथ्स का, बट काफ़ी अच्छे इस पर रेटिंग रिव्यूज़ हैं। तो मतलब काफ़ी इसने मतलब अच्छे एफर्ट करके ही इस पोजीशन तक लाया है। या फिर ये एक और सेलर है, अच्छा तो ये शायद एक ही सेलर है, एक जैसे नाम है दोनों, दो सेलर्स के, दो अकाउंटेंट्स के, ये देख सकते हैं। तो ये पुराना ही सेलर है, इसने एक और कुछ अकाउंट, कई जने फ्लिपकार्ट पे ऐसे भी करते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स खोल लेते हैं। हम तो रिकमेंड नहीं करते क्योंकि आगे चल के कई बार दिक्कत आ जाती है, और अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट फ्यूचर में शायद अमेज़ॉन जैसे हो सकते हैं, तो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मल्टीपल अकाउंट हम तो रिकमेंड नहीं करते। तो आप एक ही अकाउंट पर ध्यान दीजिए और उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो वापस हम ऐड की बात पे आ जाते हैं। तो आपको मैंने बेसिक बता दिया है कि क्यों ज़रूरी है, ये तो मैंने टी शर्ट्स में बताया। अब हम कोई दूसरी लेके चलते हैं, जैसे हम लेके चलते हैं होम एंड किचन का कोई आइटम लेके चलते हैं, या टॉयज़ लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयज़ फॉर किड्स। ओके, अब देखिए, अब ये कैटेगरी क्या, यूनिक कैटेगरी, मतलब थोड़ी सी अनकॉमन कैटेगरी है, तो इसलिए देखिए कंपटीशन यहाँ पे कम दिखा हमको। ठीक है, टॉयज़ फॉर किड्स में ये गैग टॉयज़ करके होते हैं, जो इस तरीके के टॉयज़ होते हैं वो आए हैं। तो देखिए क्लोथिंग में कितने आ रहे थे, अब यहाँ पे 1392 प्रोडक्ट, पर ये भी ज़्यादा ही है, समझ नहीं। वही कस्टमर, वही लॉजिक है, इतने सारे प्रोडक्ट देखेगा, समझ नहीं आया, सेकेंड पे आ जाएगा, सेकेंड पे इतने सारे देखेगा, समझ नहीं आया, थर्ड पे आ जाएगा, खरीद लेगा ना। अब तो कहीं ना कहीं थर्ड पे आके वो कुछ ना कुछ उसको समझ आ गया, वो खरीद लेगा। नहीं आया, फोर्थ पे आएगा, फोर्थ पे आके समझो उसको कुछ ना कुछ समझ आ गया, जैसे ये प्रोडक्ट समझ आ गया उसको, तो वो बाय कर लेगा। ठीक है, अब बाकियों का क्या, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, कोई 10th पे रहता है, वो अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा। मान के चलिए कोई सेलर है, ये अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा, कैसे आगे लेके जाएगा। या तो ऑर्गेनिकली वेट करे 2 4 5 6 महीने, या फिर ऐड चलाए और डायरेक्ट लाए अपना, इसका ये जो स्नेक है ये डायरेक्ट ऐड चला के लाएगा फर्स्ट सेकंड पेजेस पे। और उसके बाद अगर इसकी प्राइस अच्छी है, अगर आपकी इसकी प्राइस अच्छी है, इसकी इमेजेस अच्छी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बेच सकते हैं आगे लाके, ऐसा नहीं है, क्योंकि कस्टमर को आप फोर्स तो कर नहीं सकते। ठीक है ना, तो आप उससे ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते कि भाई हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है अब तुम खरीदो, नहीं खरीदेगा वो। मान के चलो ये स्नेक बिक रहा है, आगे के पेज पे है, बट इसकी प्राइस 181 की जगह फॉर एग्जांपल 500 होती, और देख रहा है बाकी सेलर 100-200 का बेच रहे हैं, ये देखिए सबके दिख रहे हैं, उससे भी सस्ते हैं, तो ये इसका नहीं बिकेगा, ऐड चला के भी नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इमेजेस अच्छी होनी चाहिए आपकी, प्राइस कम नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं तो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, 30 40 50 रुपये ऊपर नीचे चलेगा, उसमें कोई टेंशन मत लेना। बाकी आगे के पेजेस पे शो आपका ऐड से ही होगा, जल्दी इंतज़ार करेंगे तो ऑर्गेनिकली हो जाएगा धीरे धीरे, बट उसमें महीनों लग जाएंगे। और आज का जैसा मार्केट है तो महीनों लगने के बाद भी गारंटी नहीं है हो, मतलब आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं 20 के 20 आ जाएंगे, नहीं, शायद एक आधा आ जाए, शायद। और कुछ हो सकता है बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जो कस्टमर ले भी लेगा, पर वो दिख ही नहीं रहा, उसको दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, वही लॉजिक है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम डालते हैं, जैसे हम इस बार डालते हैं सनग्लासेस। ठीक है, सनग्लासेस फॉर मैन। ओके, ये भी अब देख सकते हैं इसमें भी कितना कंपटीशन है। सनग्लासेस फॉर मैन डाला हमने, अब यहाँ पे आ गए 41,000 रिजल्ट, वही है 40 प्रोडक्ट दिखेंगे फर्स्ट पेजेस पे। अब कोई कस्टमर यहाँ देख लेगा, सेकंड पेज पे आ जाएगा, नहीं बिक रहा, नहीं मतलब नहीं पसंद आया उसको, थर्ड पे आ जाएगा, मैक्सिमम थर्ड पे आ गया, देख लिया उसने 120-120 प्रोडक्ट्स, 120 वेराइटी। आप ऑफलाइन मार्केट में जाओ, आपको दुकानदार कितना दिखाता है, 5 प्रोडक्ट 10 दिखा दे तो आप खुश हो जाते हो, यार बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई है शॉप ने, और कुछ ना कुछ आप ले ही लेते हो। यहाँ देखो आप एज अ बायर सोचो, 120 प्रोडक्ट देख लिए कस्टमर ने, उसके बाद भी नहीं समझ आया, लो भाई और आगे चला गया। ठीक है, और एक जनरल टेंडेंसी है कि जो ये सीरीज़ में ही चलता है बायर, डायरेक्ट 10वें पे कभी क्लिक नहीं करेगा, मतलब बहुत ही रेयर केस, वो 4 के बाद 5 पे ही क्लिक करेगा, क्योंकि उसको भी वो रहता है कि यार मिस आउट नहीं हो जाए कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी उसको समझ आ ही जाएगा ना, इतने देख लिया उसने, तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। जैसे कुछ नहीं आया तो ये समझ आ जाएगा अच्छा प्रोडक्ट है, और पर ये देखिए AD लगा हुआ है। ठीक है, 5th पेजेस पे भी ऐड आ रहा है, तो मतलब टॉप 5 पेजेस पे आएगा आपका ऐड, पीछे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, बट
वही मैं बता रहा हूँ, लॉजिक यही है कि अब एज ए कस्टमर मैंने 200 प्रोडक्ट देख लिए तो कुछ ना कुछ मुझे समझ आ ही जाएगा। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अच्छा लग गया, मेरे को ये अच्छा समझ आ गया, ठीक है, तो ये मैं यहाँ से बाय कर लूँगा। अब इनका क्या, किनका, ये बाकी के बेचारे सेलर्स का क्या? आप जैसे नए सेलर्स हैं या आप जैसे 1-2 साल पुराने सेलर्स हैं जिनका प्रोडक्ट ही बहुत पीछे है। ये देखिए 15 पेजेस पे, आप पेजेस करते जाइए आपको प्रोडक्ट दिखता जाएगा। 15 हुए, मैं डायरेक्ट ये 20 पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे ऐसे नहीं कि पीछे आ रहे हैं तो बेकार प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है पर अच्छा प्रोडक्ट है, सनग्लासेस में बिकते हैं इसमें। या फिर हम देखेंगे और दिखाता हूँ मैं आपको, और हम आगे चलते हैं। जैसे ये भी प्रोडक्ट अच्छा है, इमेजेस थोड़ी सी नॉर्मल सी है। और जाते हैं 25th पेज पे, यहाँ पे भी देखेंगे अच्छे प्रोडक्ट हैं। ये देखिए ऐड लगा रखा है इन्होंने भी। और हम आगे चलते हैं, ये देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीछे के पेजेस पे आ रहा है तो प्रोडक्ट ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट बात वही है कि आगे अगर दिखेगा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो ये वाला एक देख लेते हैं हम प्रोडक्ट। अब ये देखिए अच्छा प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बट कम सेल हो रहा होगा ना, 3 ही रिव्यू हैं, 8 रेटिंग्स हैं, रिव्यू तो 0 है, कम बिक रहा होगा। पर सबको चाहिए कि यार मुझे जल्दी से बता दो कि प्रोडक्ट अच्छा है बेकार है। अच्छा है तो मैं स्टॉकअप कर लूँ, और बेकार है तो इसको जल्दी से प्राइस कम करके निकाल दूँ और पैसा फ्री करके फिर किसी दूसरे में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इसके वजह से आपको स्पॉन्सर्ड एड्स आज के टाइम में सुपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट हो गया या दूसरे भी मार्केट प्लेस हो गए लाइक अमेज़ॉन हो गया, मीशो हो गया, सब सारे ये जो पोर्टल है प्रमोट भी कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में। क्यों? क्योंकि इनका तो फ़ायदा ही है ना, और जो चीज़ से इन लोगों को फ़ायदा होगा वो बोलेंगे कि आप लोग करिए, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फ़ायदा है। देखिए आप लोगों का भी फ़ायदा है कि आपको प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिल रही है, विजिबिलिटी मिलेगी तो आपके प्रोडक्ट को क्लिक्स मिलेंगे, और क्लिक्स मिलने से कन्वर्जन होगा, और उन लोगों को भी फ़ायदा है कि पर क्लिक्स का उनको आप पैसा दे रहे हो। तो विन विन सिचुएशन है। वैसे सच तो यही है कि वो ही ज़्यादा कमाएंगे हमसे, बट हम कुछ कर नहीं सकते। हम मतलब एज ए सेलर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम बिज़नेस उनके संग कर रहे हैं, कस्टमर ही उनके नाम पे आ रहा है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के नाम पे आ रहा है। आपकी ब्रांड नेम सुन के तो कोई खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप नए हैं अभी बिज़नेस में, और ये इनके एडवर्टाइजमेंट ये सेलिब्रिटी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, रणबीर कपूर, सारे मतलब कौन से बड़े सेलिब्रिटीज़ ये नहीं लेते, सबको ऐड करवाते हैं, तो बिकेगा ना इनका। वो चीज़ का पैसा ये उसको सेलिब्रिटी को देते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो इनको निकालना पड़ेगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट से निकालते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे आप एडवर्टाइजमेंट से मत घबराइए, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नेक टू नेक दूसरे सेलर्स के संग कंपटीशन करना है, उनके साथ मतलब एक रेस में आप हैं उनके साथ, आप पीछे नहीं रह जाएं। सिर्फ क्योंकि आप ऑफलाइन बिजनेस करोगे तो भी मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। वहाँ पे मे भी आप पैम्पलेट बंटवा रहे हो, मतलब ये तो पुराना तरीका हो गया, कुछ भी और कुछ कर रहे हो, या बहुत ही अच्छा एलईडी बैनर लगवा रहे हो, 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए के बैनर आते हैं, वो भी क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। वहाँ पे वैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, ऑनलाइन बिजनेस में एड्स के थ्रू होता है। यहाँ पे कोई हमें एलईडी बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है हमारे ऑफिस या वेयर हाउस के यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐड लगाना ही बोर्ड के बराबर है, समझ रहे? अलग अलग खर्चा आपको मार्केटिंग में करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस हो ऑफलाइन बिजनेस हो। तो ये कोई बुरा खर्चा नहीं है। बट अब हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे कि आपको किस तरीके से और कितने बजट में कब कब कैसे फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट रन करना है, जिससे आपको ROI मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा जनरेट हो और आपको उससे प्रॉफिट हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको और इम्पोर्टेंस बताई स्पॉन्सर्ड एड्स की, कि आपको करना चाहिए स्पॉन्सर्ड एड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। और हम अगर ऑर्गेनिकली वेट करें, हमें ध्यान देना चाहिए ऑर्गेनिकली, बट अगर ऑर्गेनिकली ही सिर्फ वेट करते रह गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और दूसरे सेलर्स उस टाइम की जगह स्पॉन्सर्ड एड्स का यूज़ करके वो हमसे ज़्यादा विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा ऑर्डर्स गेन कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा रेटिंग रिव्यू ले सकते हैं।
तो क्यों ना हम भी लें, ठीक है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक मीडियम स्केल सेलर हैं जिसके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के आप मान के चलिए 2-3 महीने में आप अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, या सब मिला के बता रहा हूँ, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स भी आ गए, पैकिंग मटेरियल भी आ गया और आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी आ गए। तो अब आप बात ये पूछेंगे कि कितना एडवर्टाइजमेंट कर तो लेंगे, कितना करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कोई लिमिट तो है नहीं। तो देखिए कि एडवर्टाइजमेंट क्या है कि आपको पहले खुद का बिजनेस स्केल देखना पड़ेगा और एक खुद की ग्रोथ भी डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रोथ तो आप ऐसे नहीं सोचते यार बढ़िया ग्रोथ चाहिए, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, तो जल्दी सक्सेस चाहिए तो आपको पैसा भी जल्दी जल्दी बर्न होगा, ठीक है। तो गोल के साथ आपके बजट पे भी एक बार नज़र डाल लेना, आपकी पॉकेट में भी देख लेना, आपका बैकअप भी देख लेना कि कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो आप एक मीडियम स्केल सेलर हैं और आपकी जो ग्रोथ भी होगी वो एक मीडियम स्केल पे होगी, बहुत तेज़ी से नहीं होगी और बहुत स्लो भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट कितना करिए, या मतलब कितने दिन करिए। ये मैं आपको सब लोगों को बता दूं, एडवर्टाइजमेंट वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये मत सोचना कि एक बार आपने 1000-2000 का एडवर्टाइजमेंट कर लिया और फिर नहीं करा 4 महीने, फिर 2-4 हज़ार का कर लिया फिर 6 महीने नहीं करा, उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब यूज़फुल नहीं है वो चीज़, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आज भी आप लोग देखते होंगे, मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है, सब लोग भी देखते हैं टीवी पे फेमस ब्रांड्स, मैगी का आज तक ऐड आता है, पूरा इंडिया उसको जानता है, बच्चे से लेके बुढ़ा उसको जानता है, समझ रहे हैं। पर फिर भी वो आज तक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेम कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड पेप्सी का ऐड आज तक आता है, कोका कोला का ऐड आज तक आता है, मतलब बहुत सारे हैं, मैं काउंटलेस ब्रांड्स हैं जिनको हम जानते हैं, हमें पता है, हम दुकान पे जाके भी उसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेंगे। मैगी को बताने की कहाँ ज़रूरत है, पूरा इंडिया मैगी जाके दुकान पे बोलता है मैगी दे दो, मैगी के 2 पैकेट दे दो, तो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं। उसके दूसरे छोटे कॉम्पिटिटर करें तो बात भी है, पर वो क्यों करता है, वो करता है ब्रांड रिकॉल के लिए, कि अभी तो आपको याद है पर क्या पता 1 साल बाद आपको याद नहीं रहे, क्या पता आप भूल जाओ, या क्या पता कोई छोटा कॉम्पिटिटर आके इतना एग्रेसिवली एड्स करे कि वो मैगी को रिप्लेस कर दे, कि एक तरफ मैगी तो ऐड नहीं करे और दूसरा फॉर एग्जांपल कोई यिप्पी नूडल्स है वो बहुत ज़्यादा ऐड करने लग जाए, तो सबको याद आ जाए कि यार यिप्पी चल रहा है और दूसरी तरफ मैगी तो कर नहीं रहा है, तो ब्रांड रिकॉल मतलब भूल ही जाओ आप लोग। ये डर बना रहता है और ये होता भी है, ठीक है ना। कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो हमने 2 साल पहले ऐड देखे थे, अब नहीं है, तो हमारी थोड़ी सी मेमोरी कम हो जाती है, कम मतलब उनकी हम उतना रिकॉल नहीं कर पाते उन ब्रांड्स को, और उसकी जगह उनके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए तो हम वो सुनते हैं तो वो फिर वो यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण ब्रांड बड़ी हो छोटी हो, सेलर छोटा हो बड़ा हो बहुत बड़ा हो, एडवर्टाइजमेंट उसको करना ही पड़ेगा, प्लस वन टाइम नहीं करना है, कंटिन्यूस करना है। कितना करना है, अब आप यही सोच रहे होंगे कितना करना है, वो हम बता देते हैं। मैं जो भी बात बोलूँगा एक मीडियम स्केल को लेके बोलूँगा, कोई आप सोचे कि आप बहुत बड़ा स्केल करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप उस हिसाब से आपका जज कर लेना। मैंने इसीलिए एग्जांपल ले दिया है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट आ गया, पैकिंग कॉस्ट आ गई और आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ गई, ठीक है, और आपके छोटे मोटे एक्सपेंस आ गए। अब बात यह है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर आप नए सेलर हैं या फिर कुछ टाइम से आप कर रहे हैं, तो मिनिमम है वीकली, हर वीक 1000 का बजट आप लेके चलिए एडवर्टाइजमेंट का। हर वीक आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 1000 रुपीज़ पर वीक। मंथ में फॉर एग्जांपल 4 वीक्स हैं तो आपको 4000 रुपीज़ हर महीने ऐड चलाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली चलाओ, पर आप बजट के लिए बता रहा हूँ। अब ये 4000 रुपीज़ आप ये भी कर सकते हो आपने कि 10 आपने मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेके 10 तारीख तक आपने ये आपके जो 10,000 रुपीज़ हैं, 4000 रुपीज़ हैं, वो आपने 10 दिन में स्पेंड कर दिए, ठीक है। जो 4000 रुपये मैंने बताया ना वीकली, वो आपने 10 दिन में कर दिए, फिर आपने 20 दिन कुछ नहीं करा, फिर आपने वापस 10 दिन कर दिए, तो वो आप देख सकते हो। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल आपके पास है, मतलब इन्वेस्टमेंट, तो आप कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि बट वो ये कि सही तरीके से करना है। वो करना कैसे, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली 1000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट करना है, अगर आप नए सेलर हैं तो भी, अगर आप पुराने सेलर हैं और आपने अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं तो भी, ठीक है। सूटेबल ये रहेगा कि आप
जैसे 1000 का कर रहे हैं तो वीकेंड्स पे करिए, वीकेंड्स पे अच्छा रहता है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडेज़ को करिए। या फिर आप अगर मैनेज कर सकते हैं आप, मतलब उसको पॉज और रीस्टार्ट करना, तो जैसे नाइट के टाइम पे ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक रहता है, मतलब रात को 8 बजे से 11 बजे तक। इस टाइम कई जने पूरे दिन का और उनके माइंड में सोचते हैं यार क्या क्या मंगाना है, तो वो थोड़ा सा उनका शॉपिंग बिहेवियर एक्टिव हो जाता है, तो वैसा भी रहते हैं। कई जने एक रिसर्च ये भी बोलती है कि जो अगर ऑफिस जो जाते हैं तो वो वीक डेज़ में जो लंच का टाइम होता है उनका मे बी शायद 1 बजे से 2 बजे या 2:30 बजे के बीच में, इस टाइम भी शॉपर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो लंच के टाइम में उनके जैसे घर से फ़ोन आता है ये मंगाना है, तो वो लंच के टाइम में जो उनका ऑफिस का लंच होता है उसमें वो शॉपिंग करते हैं। तो पर वो थोड़ा सा मतलब कम टाइम रहता है उसको मैनेज करना, बट ये नाइट वाला तो मतलब अच्छा है, हम भी यूज़ करते हैं, बट अच्छा रहता है। ठीक है, तो वीकेंड से एक हो गया, दूसरा नाइट के टाइम हो गया। ठीक है, और आपके वीकली 1000 रुपीज़ मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो वही है, अब 3 महीने में है आपके पास, 3 महीने का इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो आप पहले ही मान लीजिए 1 लाख में से कितने स्पेंड होंगे, 1 महीने में 4000, 3 महीने में 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये साइड कर दीजिए। अब आपके पास 88,000 बचे हैं, उसमें ही आपका प्रोडक्ट आएगा, पैकिंग आएगी और बाकी का खर्चा होगा, क्योंकि आपने 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑलरेडी साइड कर दिया। मान के चलिए करना ही है आपको एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये मत सोचना कि कुछ हमारा फ़ायदा है एडवर्टाइजमेंट आपको करवा के, नहीं, हम आपको एक मतलब सब अगर भाग रहे हैं रेस में तो हम भी आपको वो रास्ता बताएं ना, कि आप भी उनके साथ कॉम्पीट कर पाओ, आप भी भाग पाओ। ठीक है, और बहुत तेज़ भी नहीं भागना है कि आप मतलब हर रोज़ 1,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बड़े सेलर करते हैं पर डे 1000 रुपीज़ बहुत कॉमन है। थोड़े भी एक लार्ज स्केल सेलर्स के लिए जो शायद 150 से 200 ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है पर डे के, वो करते हैं 1000 रुपीज़ पर डे, 2000 रुपीज़ पर डे, करने वाले करते हैं, कोई नहीं। तो हमने जो ये बताया 1000 वीकली, ये बेयर मिनिमम ही है, आप ये पकड़ के चलिए। ठीक है, तो इससे कम नहीं रहेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं और समझ लेते हैं फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट इन डिटेल। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी स्क्रीन है, और ये फिर से एक क्लाइंट है हमारे, उनका ही डैशबोर्ड है। तो फ्लिपकार्ट पे आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट टैब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अभी रिसेंटली इनका पैनल भी चेंज हो गया है, मतलब 2 पैनल हैं इनके, ये नया, ये शायद पुराना पैनल है, हाँ ये पुराना पैनल है। और यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई न्यू प्लेटफॉर्म, तो मैं वो भी बता देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया इनका डैशबोर्ड है। तो आने वाले टाइम में शायद 100% इस तरीके से ही स्विच हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बट अभी ये भी वैसा ही है कॉमन, बस जो ऑप्शन वहाँ थे वो उसने यहाँ दे दिए, ऑप्शन सारे सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो हम पुराने वाले पे ही चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी वही यूज़ कर रहे हैं, तो हमें भी उसी की आदत है। इससे गो बैक करेंगे तो यहाँ से आप ये पुराने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अच्छा है डैशबोर्ड, ये सिंपल है मतलब। ठीक है, अभी देखिए एडवर्टाइजमेंट क्यों ज़रूरी है। इस सेलर का देखिए, इसने अभी तक लाइफ टाइम में 35,000 रुपीज़ स्पेंड करे हैं। आपको लगेगा और बहुत ज़्यादा 35,000, पर देखिए 35,000 रुपये खर्च करके इसने 4,32,000 रुपीज़ की सेल भी जनरेट करी है, ओनली फ्रॉम एड्स। ROI कितनी है? 12 की, बहुत अच्छा है। ROI का क्या फुल फॉर्म है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप 1,000 रुपये खर्च करते हो, मतलब इस सेलर की बात करूँ तो अगर इसने 1,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट में लगाए हैं, अगर 12 की ROI आ रही है तो मतलब 12,000, 12,000 की सेल मिली है इसको। तो समझ रहे हैं उसमें, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी है उसमें, उसके कमीशंस भी हैं, पर फिर भी कट कटा के कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बचता ही है। ठीक है, फिर आ रहे हैं यूनिट सोल्ड, तो इसकी 425 यूनिट्स सेल हुई अभी तक, इतना इसका कन्वर्जन रेट है, इतने क्लिक्स मिले हैं, ये पूरा लाइफ टाइम का आ रहा है। ठीक है, तो अब फ्लिपकार्ट में देखिए जनरली आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ फ्लिपकार्ट पे हाउ टू क्रिएट कैंपेन ऑन फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट पे आके डायरेक्ट क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आप ऊपर कुछ भी कैंपेन का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रख दिया इसको, जैसे OB, ऑनलाइन बेटी का OB हो गया, और हमने रख दिया इसमें जून 2। ठीक है, ये हमने इस कैंपेन का नाम रख दिया। ठीक है,
नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब जैसे ये सेलर है, इनके पास काफ़ी एसक्यूज़ है, क्योंकि क्लोथिंग में है, क्लोथिंग में साइजेज और फिर ये मैन वुमेन सब कर रहे हैं, टी शर्ट ट्राउज़र वगैरह सब कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग सेलर होते हैं, आपके भी एसक्यूज ज़्यादा होंगी। तो कितने पे ऐड चलाएं, समझ रहे हैं? एक क्लिक एक पे चलाएंगे, 1000 प्रोडक्ट हैं आपके पास, समझ रहे हो? उतना थोड़ी खर्चा करेंगे हम। तो किस तरीके से बेस्ट रहता है वो देखिए। 2 कंसेप्ट हैं, ठीक है। हम फ्लिपकार्ट में 2 तरह के कैंपेन होते हैं। फर्स्ट हो गया CPC, कॉस्ट पर क्लिक। सेकंड हो गया स्मार्ट ROI, ठीक है। अब फ़र्क क्या है और कब कौन सा कैंपेन चलाएंगे वो समझिए आप। अब हमने यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक हम कब चलाएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स ही नहीं आ रहे, मतलब जिनकी विजिबिलिटी कम है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनकी विजिबिलिटी कम है? मतलब या तो आपने न्यूली लिस्टिंग करी आप, तो सारे नए प्रोडक्ट अगर आपको उनको थोड़ा प्रमोट करना है तो उन पे हम CPC कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ऐसे प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट करे थे, मान के चलिए 3 महीने पहले लिस्ट करे थे। ये पुराने सेलर की बात कर रहा हूँ मैं, 3 महीने पहले लिस्ट करे थे। एक आधा ऑर्डर मुश्किल से आया ही नहीं, और पता नहीं उनकी कहाँ है विजिबिलिटी, बहुत पीछे है, पीछे के पेजेस पे, 50वें पेज पे, 40वें पेज पे, 20वें पेज पे वो है लिस्टिंग, तो उसको आगे लानी है, ठीक है। उसके लिए भी CPC चलेगा। मतलब जिन भी प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ रही है उस पर हमें CPC रन करना है। CPC से उस पर क्लिक्स आएंगे और क्लिक्स से उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी होगी, इमेजेस अच्छी होगी और प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो उसकी सेल भी आएगी, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचानें कि भैया किस में सेल आ रही है या किस में नहीं आ रही है? उसके लिए आपको आना है ग्रोथ टैब में। ग्रोथ टैब में आप देखिए, यहाँ पे आ गए आप, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो एक टैब में एडवर्टाइजमेंट, एक टैब में ये खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट में क्या है कि आप देख सकते हैं कितने आपके ऑर्डर्स आए हैं, कितनी आपकी विजिबिलिटी है, वो सब तो दिखता ही है, कितने क्लिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके ये प्रोडक्ट्स बताता है, तो यहाँ पे अब ये बता रहे हैं व्यूज़, तो हमने जून सेलेक्ट कर रहा है जैसे, तो इसमें इस प्रोडक्ट के बहुत सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, इसलिए टॉप पे बता रहा है। फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ऐसे इस प्रोडक्ट के क्लिक अच्छे हैं, इसके अच्छे हैं, इसके अच्छे हैं, इसके बहुत अच्छे हैं। तो इन सब के क्लिक्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो क्लिक्स ऑलरेडी इनको मिल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, तो इन पर CPC नहीं चलाना हमें, ठीक है। तो CPC किस पे चलाना है? जिस पे हमें व्यूज़ कम है और क्लिक्स भी कम है, समझ रहे हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट हो गया, व्यूज़ 7000, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले तो देखिए ना 1 लाख आ रहे हैं, 40,000 आ रहे हैं, 26,000 आ रहे हैं, यहाँ पे 7000 है, क्लिक्स भी 75 ही हैं। इस पर आप चला सकते हैं CPC, ठीक है। या फिर ये तो नेक्स्ट अगले पेजेस पे, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए 4000 व्यू है, 44 क्लिक्स हैं, और कम आ जाइए, ये देखिए 2700 क्लिक्स व्यूज़ हैं और 16 ही क्लिक हैं, ठीक है। एक भी आज अभी तक इस महीने बिका नहीं है प्रोडक्ट, तो इस पे आप CPC चला सकते हैं, ठीक है। तो पहली तो बात ये हो गई जिस पे व्यूज़ और क्लिक्स कम है। दूसरा हो गया ऐसी भी लिस्टिंग जिस पे सेल नहीं होती है, व्यूज़ और क्लिक्स हैं पर सेल नहीं होती है, तो उसके लिए हम इस पे डाउन पे दबा देंगे। ये डाउन दबाते ही हमारे पास जो भी कम सेल वाले प्रोडक्ट है ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये हम 100, इसको 100 कर लेते हैं, जिससे पूरा हमारे पास शो हो गया। अब ये देखिए बता रहा है ये कौन सा 4 है, ये है 11111, इनकी 1 एक ही सेल हुई है अभी, और ये देखिए 0 वाले आ गए, ठीक है। अब इसमें से आपको, अभी इतने सारे हैं तो सारे नहीं लेने। एक कैंपेन में अगर आप 1000 रुपीज़ का कैंपेन चला रहे हैं, मैक्सिमम 5 to 6 SKU, मैक्सिमम 3 भी ले सकते हैं बहुत बढ़िया, 4 भी ले सकते हैं बढ़िया, 6 से ज़्यादा मत लेना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें सारे साइजेस भी अवेलेबल हैं। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, एड्स उसी प्रोडक्ट पे चलाना है जिसकी इन्वेंट्री आपके पास रखी हो। ऐसा नहीं हो एक आधा पीस पड़ा हो आप ऐड में लगा दें 1000 रुपये और उधर खर्च हो जाए, वहाँ पे आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्या सेंस? ऐसे प्रोडक्ट का नहीं चलाना। आपके पास ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्टॉक भी होना चाहिए। तो एक ये प्रोडक्ट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे SKU कॉपी कर ली, और हमने ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का टैब खुला हुआ है, यहाँ पे हम ये सर्च SKU में पेस्ट करके सर्च दबा दें, ये आ गया। ये SKU समझ आ रही है CPC के लिए, इस पर क्लिक कर लिया, ये हो गई हमारी एक SKU। फिर देखिए हमें कोई दूसरी ठीक लग रही है, अब जैसे ये है, इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम एड्स नहीं चलाएंगे, क्यों?
एक ही साइज़ है, एस ही साइज़ है, सिर्फ एम नहीं है, एल नहीं है, एक्सएल नहीं है। वेस्ट है। एस ख़त्म हो गया, उसके बाद कस्टमर ने क्लिक भी कर दिया, पसंद भी आई, पर उसको एल चाहिए, वो होएगा नहीं, क्लिक भी हो जाएगा उस पर, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास साइज़ ही नहीं है, तो ऐसे रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आप जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अब ये देखिए हमने ये टी शर्ट है, ठीक है, तो आप अगर सीपीसी चला रहे हैं या हम तो ये भी कहेंगे स्मार्ट आरओआई भी चला रहे हैं, तो एक कैंपेन में एक ही तरह की कैटेगरी लीजिए। मतलब अगर हमने ये मैन टी शर्ट ली है तो आप जो 4-5 एसक्यू डालेंगे इस कैंपेन में वो सारी मैन टी शर्ट की हो। ऐसा नहीं हो कि आप, क्योंकि कई सेलर होते हैं, मे बी आप शायद मल्टी कैटेगरी में करते हो नहीं करते हो, कई जने करते हैं मल्टी कैटेगरी। जैसे ये सेलर है तो ये ट्राउज़र भी सेल करते हैं, मैन की वुमेन की, ये देखिए ट्राउज़र। तो ऐसा नहीं हम टी शर्ट के संग सीपीसी में ट्राउज़र भी डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। सीपीसी कैंपेन है, एक ही ऐड ग्रुप में हम वही डालेंगे। टी शर्ट डाली हमने एक, अब हम एक दो और ले लेते हैं। ये जैसे है, इस पर व्यूज़ भी कम है, ये भी कम है, एक बार देख लेते हैं इसकी इन्वेंट्री है क्या। देखिए इन्वेंट्री है इसकी, ठीक है, इन्वेंट्री है, तो हमने ये डाल ली, इसको कॉपी करा, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब आप जब भी स्मार्ट आरओआई चलाएंगे तब क्या होगा, ठीक है, ये मैंने जो बता रहा हूँ ना तरीका, ये सीपीसी का है। या तो इसको एक बार जल्दी से आपका हम वो देख लेते हैं। अब ये वुमेन टी शर्ट नहीं डालेंगे, अब ये मैन टी शर्ट एक और हम इसमें भी देख लेते हैं। ये दिख नहीं रहा है, दूसरा देख लेते हैं। ये मैन टी शर्ट हो गया एक और, इसमें भी देखिए अच्छा टी शर्ट है, सारे साइजेस अवेलेबल हैं। अगर हमें इसे प्रमोट करना है तो ये रिकमेंडेड है, इसको हम इस एसक्यू को सीपीसी में चला सकते हैं। ठीक है, 3 एसक्यू हो गई। ठीक है, और एक दो और देख लेते हैं। ये 6003 हमने शायद पहले ही ले लिया था, और स्वेट शर्ट्स हो गए। ठीक है, और एक दो हम यहाँ से भी ले लेते हैं। ये हो गया एक, इस तरीके की हो गई। ठीक है, अब देखिए ये मतलब रिकमेंड नहीं है ये, क्यों? क्योंकि ये देखिए मैं ले रहा था इसको बट मैं रुक गया, क्योंकि इस पर व्यूज़ अच्छे हैं, क्लिक्स भी अच्छे हैं और सेल भी आई हुई है, तो इसको नहीं लेंगे हम, दूसरा देखते हैं। ये देखिए इसे ले सकते हैं हम। वो इन्वेंट्री एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक ही साइज़ नहीं है, बाकी साइज़ हैं, चलेगा। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करके इस पर डालेंगे, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ओबी जून और यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ये पूछेगा फ्लिपकार्ट कि आपको कौन सा कैंपेन चलाना है, सीपीसी या स्मार्ट आरओआई। सब सेम प्रोसेस है, सीपीसी का भी सेम प्रोसेस है, स्मार्ट आरओआई का भी सेम प्रोसेस है, एसक्यू सेलेक्ट करने तक, यहाँ तक। अगर क्योंकि अभी हमने सीपीसी वाले लॉजिक से, जिस पे व्यूज़ कम है, क्लिक्स कम है या सेल कम है, उस लॉजिक से एसक्यू सेलेक्ट करिए, इसलिए मैं सीपीसी चला रहा हूँ। ठीक है, फिर ये सीपीसी सेलेक्ट ऑटो सेलेक्टेड है। फिर एक पूछ रहा है कैंपेन ड्यूरेशन कब से कब तक चलाना है, तो फॉर एग्जांपल हमने डेट सेलेक्ट कर दी 21 जून। ठीक है, फिर ये टाइम पूछ रहा है कब से चलाना है, हमें चलाना है रात को 8 बजे से। ठीक है, ये हमने चलाया, कब तक चलाना है इसको हम अनचेक कर देंगे टिल बजट एंड्स तक, क्योंकि ये हम रखते हैं तो ये क्या करता है फ्लिपकार्ट, बहुत जल्दी आपका बजट बर्न कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एंड डेट सेलेक्ट करनी है। तो हमने 21 को चलाया, तो हमने 22, 23, 24 मतलब 1, 2, 3, 4 सैटरडे तक चले। ठीक है, या हम संडे तक कर देते हैं। ठीक है, वो 1st 2nd मतलब 4-5 दिन का वो कैंपेन हो जाएगा। ये भी हम पूरा मतलब ये समझ लीजिए 11 बजे तक चला देते हैं। ठीक है, अब हमने ये डेट दे दी। कई बार होता है इसके हिसाब से नहीं चलता, हमने इसको रेंज दे दी है, तो ये कई बार ऐसा होता है पहले दिन 50% आपका बजट बर्न कर देगा, उसके बाद जो बचा वो थोड़ा थोड़ा अगले दिनों में कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहें कि इक्वली, अगर हम 1000 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल हमने बजट में यहाँ पे डाला 1000 रुपीज़, अगर हम चाह रहे हैं 1000 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए इक्वली डिवाइड द बजट इन ऑल डेज, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज़ अगर 5 दिन चल रहे हैं, तो हर दिन 200 रुपये का आपको ऐड चलेगा और उसके हिसाब से क्लिक्स मिलेंगे। अब क्लिक्स कितने मिलेंगे उस पर नीचे आ जाइए। क्लिक्स मिलते हैं बिडिंग के हिसाब से।
देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखा हुआ है आपका ये ऐड ग्रुप है मेंस टी शर्ट का, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स आपने डाले हैं। ये सीपीसी कैंपेन है। बेस बिड, बिड क्या क्या मतलब है, अगर कोई कस्टमर एक क्लिक करेगा तो आप फ्लिपकार्ट आपसे कितने रुपए चार्ज करेगा। उसके लिए फ्लिपकार्ट का एक सजेशन भी देता है कि ये बेस बिड की ये मिनिमम बिड इतनी है। वैसे तो 1 रुपये होती है मिनिमम बिड, अभी तो 1 चल रही है, ये भी फ्लक्चुएट करती है, हो सकता है आपके टाइम पर बढ़ गई हो या कम भी हो सकती है। पर ये बोल रहा है विनिंग बिड रेंज, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपको टॉप के पेजेस पे आना है तो बिड रखो कितना, ये देखो आप बिड, ये बोल रहा है विनिंग बिड है 1.72 से 30 रुपीज़ तक। तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है कि आप इतना जाएं, मैक्सिमम को तो देखना है, बट ये स्टार्टिंग रेंज इस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग रेंज है हम फिर भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि ठीक है भाई 1.72 से अच्छी है ना विनिंग बिड, तो ठीक है हमको विन करवा दो। ठीक है, हमने बेस बिड रख दी। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि टॉप ऑफ सर्च पेजेस, होम पेज, ये अलग अलग पेजेस दे रहा है या अलग अलग इसने सेक्शन बना दिए जहाँ पे सर्चेस होती हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं ऐड वाला आपका होम पेज पे दिखाई दे, तो आप ये जो बेस बिड है इससे भी 10% 5% ज़्यादा रख सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं हमें नहीं चाहिए होम पेज पे, कि होम पेज पे ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल, अब ये टॉप ऑफ सर्च पेज, मतलब कि कोई कस्टमर लिखे टी शर्ट फॉर मेंस, उसने सर्च करा, तो सर्च पेजेस पे आप चाह रहे हैं आपके प्रोडक्ट टॉप पे शो हो, तो आप बेस बिड से थोड़ी सी बढ़ा लो। तो ठीक है, हमें समझ आ रहा है ये प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे ये फील्ड समझ आ रही है तो हमने 10 लिख दिया। अब देखिए 1.72 बेस बिड थी, ये 10 लिखते ही 1.89 हो गई है। ठीक है, ऐसे ही कि कोई ब्राउज़ कर रहा है नॉर्मली, तो आपको दिखाना है क्या, नहीं हमें ब्राउज़ नहीं दिखाना, रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट पेजेस। हाँ भाई, कोई कैटेगरी सेलेक्ट करके मेंस टी शर्ट पे जा रहा है तो वो प्रोडक्ट पेज पे हमारी लिस्टिंग शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया 15%। तो देखिए 1.98 हो गया। ये किसका 15% है, 1.72 का 15% इंक्रीज़ हुआ है बस। ठीक है, तो ये हो गया, ये इस हिसाब से ठीक है। और अगर आपको टॉप ऑफ ब्राउज पेज पे भी टॉप पे रहना है तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं, हम 5% से इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाकी ये 0 ही ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं वापस ओवरव्यू दे देता हूँ। कैंपेन टाइप हो गया सीपीसी, हमने ड्यूरेशन सेलेक्ट कर ली, हमने यहाँ पे अपना बजट डाल दिया। अब क्या है, इसमें जीएसटी भी कटेगा, 1000 में 1000 का नहीं चलता, ये करीब 830 840 का ही चलेगा। तो हम यहाँ पे हमको 1000 का ही चलाना है, तो हमने फॉर एग्जांपल 1200 का सीपीसी चला दिया। ठीक है, 1200 का सीपीसी चलाया, बेस बिड इतनी रखी है, ये इतना रखा है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है टोटल बजट आपका इतना है, अमाउंट पेबल इतना है, और आपकी ये डिटेल है, ये लास्ट पेज है। अब ये बोल रहा है पे एंड क्रिएट, बस ये फाइनल स्टेप है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इनसफिशिएंट फंड्स टू क्रिएट दिस कैंपेन, टॉप अप योर वॉलेट टू कंटिन्यू। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में यहाँ देख रहे हैं ना, ये वॉलेट में 0 पैसा, तो वॉलेट में डालना पड़ता है पैसा, फिर वॉलेट से डिडक्ट होता है। वॉलेट में आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। एक तो अगर आप पुराने सेलर हैं, ऑलरेडी आपने कुछ सेल करी हुई है, या नए भी सेलर हैं, फॉर एग्जांपल 2 महीने पुराने आप नए सेलर हैं, तो 2 मंथ में जो सेल करी है उसका कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा होगा जो अभी तक फ्लिपकार्ट ने ट्रांसफ़र नहीं करा, तो या तो आप उसमें से डिडक्ट करवा लीजिए, या फिर अगर आप बिल्कुल ही नए सेलर हैं तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भी वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, तो बाकी हम देखते हैं इसमें पे एंड क्रिएट करते हैं। तो ये पूजा इनसफिशिएंट, तो हम टॉप अप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, 1200 ऐड करने हैं, कंटिन्यू। अभी बोल रहा है कि आपके अकाउंट में इतने 8500 रुपीज़ है, इसमें से आपके इतने हम ले लेते हैं और इतना COD बैलेंस बच जाएगा आपका। COD की बात हो रही है, प्रीपेड की नहीं हो रही है, COD में से जा रहा है हम। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। बाई चांस आपके नहीं है तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग पे सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे करेंगे, तो आप फिर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम COD पे आ गए और ऐड मनी क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए कैंपेन 1200 का सेलेक्ट हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करेंगे। अभी सिर्फ वॉलेट में पैसा ऐड हुआ है, कैंपेन फाइनल स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। वापस हमें पे एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, क्योंकि अब हमने अमाउंट ऐड कर लिया, तो इनसफिशिएंट का मैसेज नहीं आएगा। अब ये पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंफर्म। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैंपेन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका CPC कैंपेन क्रिएट करने का। ऑलमोस्ट 70% सेम ही प्रोसेस है स्मार्ट ROI का भी, बट
क्या है स्मार्ट ओवरव्यू, अब वो समझ लेते हैं जल्दी से। ओवरऑल सीपीसी मैंने इसलिए लंबा इसलिए समझाया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग नए सेलर हैं, ठीक है, जिनके बहुत ही कम सेल आ रही है, ज़्यादातर उनको बेस्ट सेलर प्रोडक्ट नहीं मिले हैं, तो वो सीपीसी चलाना रिकमेंड है। बट दिक्कत यह है सीपीसी में कि सीपीसी के जो रिज़ल्ट हैं एक तरफ और दूसरी तरफ स्मार्ट आरओआई के जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी कम है सीपीसी के। मतलब सीपीसी का जो आरओआई आखिरी में निकल के आता है वो कम होता है, वो महंगा होता है, और स्मार्ट आरओआई आपको अच्छे रिज़ल्ट देता है और उसका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो भी सस्ता पड़ता है। तो स्मार्ट आरओआई ही बेटर है फ्लिपकार्ट में ऐड कैंपेन चलाने के लिए। बट दिक्कत क्या है स्मार्ट आरओआई में, स्मार्ट आरओआई में एक पर्टिकुलर टाइप के एसक्यू ही ऐड आप करें तो अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे नॉन सेलिंग एसक्यू ऐड कर लोगे ना तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, या फिर आपका कैंपेन ही नहीं चलेगा, वो पॉज हो जाता है, या फिर आपने 1000 रुपये डाला तो वो स्पेंड ही नहीं होगा और डेट ख़त्म हो जाएगी, इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, तो हम वापस से अब एडवर्टाइजमेंट में चलेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, क्रिएट कैंपेन करा, यहाँ पे हमने नाम डाला, हम नाम डाल देते हैं वही OB स्मार्ट, ठीक है, इस बार क्योंकि हम स्मार्ट कैंपेन कर रहे हैं, स्मार्ट जून ये नाम रख दिया इस बार। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, स्मार्ट आरओआई में आपको हमेशा आपके जो अकाउंट के, आपकी सेलिंग अकाउंट के जो टॉप एसक्यूज़ हैं, 4-5 एसक्यूज़ एक कैटेगरी की, वही ऐड करनी है इसमें, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर नहीं बिकता हुआ कोई एसक्यू या जिसकी बहुत ही लो विजिबिलिटी है, सेल बिल्कुल नहीं आती, वो स्मार्ट आरओआई में ऐड करोगे नहीं आएगा रिजल्ट, मत करना। बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपकी जो टॉप सेलिंग एसक्यूज़ हैं, कुछ एसक्यू, वो ऐड करना। कैसे करना है स्क्रीन पे देख लेते हैं। वापस हमको ग्रोथ पे क्लिक करना है, ग्रोथ पे क्लिक करके हम आ जाएंगे स्मार्ट सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट में, यही पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब अब यहाँ से हम कस्टम डेट ले सकते हैं कि हमने ले लिया लास्ट मान के चलिए 2 महीने की एसक्यू, या 3 मंथ्स ले लेते हैं, तो हम अप्रैल से ले लेते हैं। 1 अप्रैल से पूरा अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, तो 19 जून तक आ रहा है ये। तो हमने ये पूरे 3 महीने का डेटा ले लिया। अब इसमें हम नीचे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारे कौन से टॉप परफॉर्मिंग एसक्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। यहाँ पे सेल्स आ रही है, 27 यूनिट बिकी है, इसकी 22 बिकी है, तो ये सारे आ रहे हैं टॉप पे, जिनकी सेल भी अच्छी है, उसके बाद इनके व्यूज़ भी अच्छे हैं, इनके क्लिक्स भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनके सेल और ये अच्छे हैं और प्लस एक ही कैटेगरी में होने चाहिए। अब ये देखिए, हम अगर ट्राउज़र हैं तो ट्राउज़र पैंट अगर हम सेलेक्ट करके चलाएंगे तो हम ये वाली एसक्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वुमेन ट्राउज़र, तो मैं अब ट्राउज़र पे चला रहा हूँ ये वाला कैंपेन। ठीक है, तो हमने पहली एसक्यू सेम है, क्यों ले रहे हैं ये देखिए व्यूज़ अच्छे हैं, क्लिक्स बढ़िया है, क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है, कन्वर्जन भी अच्छे हुए हैं। तो स्मार्ट आरओआई से क्या होगा, फ्लिपकार्ट इन कैंपेन को स्मार्टली पुश करेगा और इनको और ज़्यादा सेल लाने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एसक्यू डाली, ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये सेकंड एसक्यू आ रही है, ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करा, यहाँ हमने डाला। ठीक है, ये भी हम सेलेक्ट कर लिया, 2 एसक्यू हो गई, ज़्यादा नहीं, वही 4-5 एसक्यू। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं, ये वाला मॉडल ले लेते हैं, इसमें कॉपी करा। ठीक है, इसको हमने करा पेस्ट, ये सेलेक्ट करा, ये 3 एसक्यू हो गई। ठीक है, अब उसके बाद टी शर्ट आ गई, पर टी शर्ट हम नहीं लेंगे, मैं यहाँ पे भी वही लॉजिक आएगा, 1 कैंपेन, 1 एड ग्रुप एंड 1 कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में भी सब कैटेगरी, क्योंकि क्लोथिंग एक कैटेगरी है, बट अभी हम क्या ले रहे हैं, मेंस की हमने सीपीसी में ली, अब हम वुमेन की ले रहे हैं, वो भी ट्राउज़र, तो हम ट्राउज़र से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये वाली एक और ट्राउज़र आ गई, इसके भी व्यू ठीक ठाक हैं, कन्वर्जन भी है, तो हम एक ये ले लेते हैं, ये कॉपी करा, ये हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ डाला, तो ये हमारी हो गई 4 एसक्यू, इनफ है। 4 अच्छी है, क्योंकि अब अपन कैंपेन चला रहे हैं 1000 का, ज़्यादा का चलाओगे तो आप कर सकते हो, थोड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास जैसे आप 2000 का चलाने चाह रहे हो तो एक ही कैंपेन में ज़्यादा एसक्यू से बढ़िया, अगर आपके पास 2 कैटेगरी है तो आप 2 टाइप के कैंपेन बना लो, भले ही 2 स्मार्ट बना लो, एक में 4 एसक्यू डाल लो, दूसरे में 5 डाल लो, इस तरीके से कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करा,
अब यहाँ पे जब हमने CPC सेलेक्ट करा था, आपको स्मार्ट ROI सेलेक्ट कर लेना है। सेम है, डेट पूछेगा कब से कब तक चलानी है, हम वापस 5 दिन कर देते हैं कि हमारे पास 1000 का बजट है, आप चला दीजिए 5 दिन। ठीक है, ये टाइम में पूछता है, ओके करा। वही पूछ रहा है बजट कितना है, यहाँ पे भी 1200 डाल दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये चेंज है इसमें, स्मार्ट ROI में ये चेंजेस है, ये टाइप। यहाँ पे देखिए क्या स्मार्ट ROI क्या पूछता है, आपकी एक्सपेक्टेड ROI क्या है। एक्सपेक्टेड ROI का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड ROI का मतलब है कि आपको कितना एक्सपेक्टेशन है, आपने अपनी SQ की परफॉर्मेंस तो देखी है कि कितनी वो बिकी है। ठीक है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि हम अगर आप 1000 रुपये का कैंपेन चला रहे हैं और फॉर एग्जांपल 1 रुपये बिडिंग है, तो उसको 1000 क्लिक में कितने उसके यूनिट बिक जाएंगे। ठीक है, तो आप वो कन्वर्जन से भी जज कर सकते हो, उसको जज करने की यहाँ पे ज़रूरत इतनी नहीं है क्योंकि आप ही के अकाउंट का यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट दे रहा है। देखिए चूज़ फ्रॉम, ये दे रहा है चूज़ फ्रॉम 0 to 0, फिर दे बोल रहा है बेस्ट ROI अचीव। ठीक है, तो शायद इन्होंने बहुत टाइम से चलाई नहीं है। बाकी ये कह रहा है कि आपकी 24 तक ROI आई है, बट इतने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे ये शो करता है 8.4 आ रही है, तो लगभग 8, 9, 10 तक बहुत अच्छी ROI मानते हैं। ये 12 तो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है ना, तो सिंपल लॉजिक है, 10 की ROI का मतलब 1000 रुपये आपने लगाया, आपकी 10,000 रुपये की सेल आ गई। ठीक है, अब एक बात है कि आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो हम तो 50 डाल दो ना, तो आपको 50 की ROI मिल जाएगी। नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। वो अचीव ही नहीं कर पाएगा, या तो वो स्पेंड करके ख़त्म कर देगा आपका कैंपेन और बोल देगा कि अचीव नहीं हुआ, या फिर वो स्पेंड ही नहीं करेगा, पॉज रहेगा कैंपेन। मतलब सेंसलेस चीज़ें या चलाकियाँ करने की कोशिश मत करना, लॉजिकल चलना। आपका पुराना आप देख सकते हो डेटा। अब जैसे इसका हमने सेलर का डेटा देखा था, और अभी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि जैसे हम एडवर्टाइजमेंट पे गए। ठीक है, अब हमने देख लिया, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे लास्ट 30 डेज़ में देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। अब देखिए लास्ट 30 डेज़ में ओवरऑल लाइफ टाइम का तो बता रहे 12 की, और लास्ट 30 डेज़ में कितनी बता रहे हैं, 4.9 की ROI। ये बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, ये एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है। इसमें प्रॉफिट तो नहीं होता है, बट ये ब्रेक इवन वाली है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली। तो 4.9 की अभी चल रही है। करंट सिचुएशन की बात करें ना, तो हम 4.9 की जगह थोड़ा सा हम ज़्यादा करके इसको कर देते हैं, मतलब 5 की है तो हम लिख लेते हैं 8 की ROI चला दो भाई हमारी तो। ठीक है, तो 8 की ROI यहाँ पे डाल दी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वो ये पूछेगा कि अमाउंट बजट आपको कितना डालना है, पेन क्रिएट करेंगे, बजट नहीं होगा तो टॉप अप वॉलेट करेंगे, ऐड करेंगे, वही सेम प्रोसेस है सारा। ठीक है, कि ऐड कर दिया हमने और ओके कर देंगे, वही लॉजिक है। अब एक बात समझिए, ठीक है, ये बस यहाँ पे क्लिक करके फाइनल हो जाएगा। स्मार्ट ROI में जब भी आपको कुछ ऐसी SQ को प्रमोट करना हो जो मीडियम बिकती हो, तो उनकी एक्सपेक्टेड ROI भी आपको मीडियम रखनी है। ठीक है, हमने 8 डाली है हमारी टॉप सेलिंग SQ की। फॉर एग्जांपल हमने कुछ उनसे थोड़ी सी कम बिकने वाली SQ अगर इस कैंपेन में ऐड करी, तो हम फिर 8 नहीं डालेंगे, फिर हम 6 ही डालेंगे। ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट 6 अचीव कर लेता है तो वेल एंड गुड। वो ज़्यादातर आप अगर लॉजिकल ROI डालते हैं तो वो अचीव कर देता है। ठीक है, अचीव कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो या तो आपका कैंपेन पॉज हो जाएगा। पॉज मतलब आपने जैसे 5 दिन डाले तो वो मतलब 1000 में से शायद 500-600 स्पेंड होगा और बाकी स्पेंड नहीं होगा, और वो डेट निकल जाएगी, और बाकी का पैसा जो बच जाता है वो वापस से आपके ये वॉलेट में आ जाता है पैसा। तो वो मत सोचना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वॉलेट में हो जाएगा। वो अगली बार आप कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं वॉलेट वाला पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि आपने जैसे 15 की ROI डाल दी, ठीक है, और फ्लिपकार्ट ने कोशिश करी तो वो 8 की अचीव कर पाया, उसने कैंपेन भी कर लिया, तो बस वहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि ROI नॉट मेट, और आपकी 8 की ROI हमने अचीव करी है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, हम अचीव नहीं कर पाए, बात ख़त्म। आप ये मत सोचना कि आपने बोल दिया उसको 12 की या 15 की तो वो करके ही देगा, या कोई गारंटी, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट ROI में ये कहता है कि हम ऑटोमेटिक बिडिंग एडजस्ट करेंगे, हम उस तरीके से आपका कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट उन बायर को दिखाएंगे जो जिनके चांसेस रहेंगे, शॉपर हैं जो जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ख़रीदें प्रोडक्ट आपका, तो उस तरीके से ये ट्राई करेंगे, गारंटी नहीं है।
बट आपने SQ अगर मैंने जिस लॉजिक से बताया आपको, यहीं आपको ग्रोथ में जाके जो सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट है यहाँ पे आके आपके लास्ट 3 मंथ्स में जो भी टॉप सेलिंग है वो लेके आप चला दो, या टॉप लास्ट 30 डेज़ की टॉप लेके चला दो, तो अच्छी ROI जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो आपको अब मुझे लगता है कि पूरा ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट का यही है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई भी बोले ना कि इससे बहुत ज़्यादा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज के टाइम पे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बस एक चीज़ होती है, जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं CPC का या स्मार्ट ROI का भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होती है, एक्सक्लूड कीवर्ड्स। स्क्रीन पे देखिए आप, ठीक है। ये क्या चीज़ है कि ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एड्स विल नॉट बी शोन फॉर दीज स्पेसिफिक कीवर्ड्स, द कीवर्ड्स नीड टू बी सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। मतलब जैसे हमने ट्राउज़र डाला तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई अगर लिखे वुमेन लोअर तो हमारा ऐड नहीं दिखे, तो हम इस तरीके से जो ऑड्स है ना, यहाँ कोई लिखे वुमेन पैंट्स तो हमारा नहीं दिखे, या कोई ऐसे लिखे फॉर्मल पैंट तो हमारा ऐड नहीं दिखे। तो हम इस तरीके के कॉमा लगा लगा के कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ऐसे कीवर्ड जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाना। ये क्यों होता है? क्योंकि कई ऐसे होते हैं प्रोडक्ट जो इंटर रिलेटेड होते हैं, या बायर उनको मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है उन प्रोडक्ट का, तो वैसे हम कीवर्ड डाल देंगे तो वो बच जाएगा। ठीक है, उन कीवर्ड पे हमारा ऐड शो ही नहीं होगा। तो ऐसे कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, बस। बाकी वही है, सब सेम। नेक्स्ट करा और आपने पेन क्रिएट करा, डन। ठीक है, तो होपफुली आपको पूरा एड कैंपेन समझ आ गया होगा। मैं एक मिनट में पूरा रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात, आपको आपके टोटल बजट में से कुछ अमाउंट एडवर्टाइजमेंट का सेपरेट कर देना है, जिसको आपको रेगुलर बेस पे यूज़ करना है। मीडियम स्केल सेलर को मिनिमम वीक में 1000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट ज़रूर से करना है, और कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। ठीक है, जो उसकी SQ नहीं बिक रही है, या जिस SQ की विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम क्लिक्स आते हैं, बिल्कुल कम ऑर्डर आते हैं, या ऑर्डर आते ही नहीं हैं, उन सारी SQ पे आपको CPC कैंपेन टाइप रन करना है। ठीक है, एक कैंपेन में, एक ऐड ग्रुप में 5 से 6 SQ से ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसी SQ जिस पे ऑर्डर आपके ऑलरेडी अच्छे आते हैं, जिसकी विजिबिलिटी ऑलरेडी अच्छी है, और आप उसको और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसके और ज़्यादा ऑर्डर्स को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या फिर उसकी जो टॉप के पेजेस पे पोजीशन और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या फिर उसको डिक्रीज़ होने से रोकना चाहते हैं, पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं, ऐसी SQ पे हाई सेलिंग वाली, हाई विजिबिलिटी वाली SQ पे हमेशा स्मार्ट ROI कैंपेन रन करना है। ठीक है, और कैंपेन ड्यूरेशन आपका अगर 1000 बजट है तो 4 डेज़ 5 डेज़ इनफ है। ये भी ज़्यादा ही है, 4 डेज़ इनफ मानते हैं उसको। कोशिश करना कैंपेन वीकेंड्स में ट्राई करना, वीकेंड्स में रिज़ल्ट काफ़ी बार अच्छे आ जाते हैं। अगर पर ये हिट और ट्राई है, एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने बता दिया वो फिक्स है। कैंपेन जितनी बार आप ज़्यादा बार करोगे ना, आपको खुद को समझ आने लगेगा कि आपका प्रोडक्ट जो भी है उसके कब रिजल्ट अच्छे आते हैं। CPC में अच्छा परफॉर्म करता है, स्मार्ट ROI में करता है, वीकेंड पे अच्छा करता है, वीकडेज़ में करता है। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, जनरली स्मार्ट ROI के रिजल्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें वही SQ होती है जो बिक्री है, उनको आप दिखाओगे कस्टमर को तो वो और ख़रीदेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रूवन SQ है कि हाँ भाई इनकी डिमांड है। ठीक है ना, इसलिए स्मार्ट ROI के रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो आप स्मार्ट ROI से तो ज़रूर चालू कर सकते हैं, रिस्क भी कम रहता है इसमें। ठीक है, तो और भी कोई इसमें इस चीज़ के अलावा एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी नहीं है। फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजमेंट इतना ही इजी है, कोई इसको और कॉम्प्लिकेशंस मत करना, आप कॉम्प्लिकेटेड मत समझना, इससे ज़्यादा खुद नहीं है। अगर आपने ये मेरे दोनों टॉपिक जो मैंने एडवर्टाइजमेंट टॉपिक में कवर करे हैं, जो 2 वीडियोज़ हैं, दोनों आपने अगर देख लिए तो 100% है आज के बाद आप एक इफ़ेक्टिव हाई ROI अचीव करने वाले एड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।